हेलो, वेलकम टू रेंकिस्तान। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक 2 करेंगे कंप्लीट। हमने टॉपिक 1 पहले सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक 2 का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक किस नाम से दिया गया है। आपसे बोला गया है लाइव से स्टॉक। एक तरह से मान के चलिए चलती फिरती खेती है आपकी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर या फिर खेती से सिर्फ हम केवल अनाज होता है उसको उगाने को नहीं बोलते हैं। उसके साथ ही डेयरी, पिगरी, गोटरी, पोल्ट्री, डकरी सिस्टम्स, ये भी एग्रीकल्चर के ही अलाइड सेक्टर्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर ही इनको बोला जाता है। सबसे पहले लाइव स्टॉक क्या होता है मैंने बताया। इसके अंदर हम डेयरी देखेंगे। अब डेयरी आप समझते हो कि किस तरह से, अब देखो हम कैसे इसको कवर करेंगे। डेयरी आप जानते हो कि दूध, और दूध हमें कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, ये हमको जो भैंस हैं वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हमको भैंसों की कई सारी ब्रीड्स जो यहाँ से सवाल में आपसे पूछी जा सकती हैं वो पता होना चाहिए। इनको कौन कौन सी डिसीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके लिए वो पता होना चाहिए। ये कैसे क्लाइमेट में रहती हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है जिससे इनको कुछ आसानी हो गई है या फिर इनका प्रोडक्शन दूध का ज़्यादा हो गया है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सेम कंडीशन पिगरी, ये जिसको पोर्क का मीट कहते हैं वो, गोटरी, ये देखो या तो बोलो गोट फार्मिंग या फिर बोलो गोटरी, ठीक है। ऐसे ही पोल्ट्री, डकरी सिस्टम्स, ये हम पहले कंप्लीट करेंगे। इनको हम बोलेंगे बेटा लाइव स्टॉक्स। इसके अलावा फिर हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स, फिर उसके बाद हम एक्वाकल्चर समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे डक या पोल्ट्री कम फिश, यानी कि हम दोनों को जोड़ जोड़ के हम अगर एग्रीकल्चर करते हैं, समझ में आ रहा है इस तरह से। जैसे डेयरी कम फिश, जैसे आपने डेयरी भी किया है और आपने फिश का प्रोडक्शन भी, आप फिश हैं उनको भी आप अपने पास रखते हो। इसके अलावा पिगरी कम फिश, ऐसे ही। फिर उसके बाद हम आते हैं एंटरप्राइजेस में। एंटरप्राइजेस में हम 3 प्रकार के एंटरप्राइजेस पढ़ेंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी इनकी वैल्यू चेन समझेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी एंटरप्राइजेस एज लाइवलीहुड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसके नोट्स जैसे मैंने टॉपिक 1 के नोट्स आपको दिए थे एकदम कंप्लीट, इसी तरह से इसके नोट्स भी हमने बनाए हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया यूनिट 5 टॉपिक 2। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि टॉपिक को, आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ा करिए। पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, वरना तो पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है कि आप परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो समझो, चलो मैं बेसिक से आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का लिखा हुआ है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी होती है वो भी मैं बोलता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैं लेके बोलता हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के मिक्स वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। पढ़ते समय और समझते समय कई बार एग्जाम में आपको एक्वाकल्चर लिख के दे देगा, लेकिन वो हिंदी में लिखा होगा एक्वाकल्चर। अब आप कहोगे एक्वाकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे आप परेशान मत हो, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आप देखते रहा करो, ठीक है। चलो अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि इन चीज़ों को पढ़ना आपका काम है, बाकी इसका जो एक क्रंच होता है ना, जो कहते हैं ना कि इसका 2 लाइन में इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो समझो, जैसे ही मैं आपसे बोलूँगा कि खेती, एग्रीकल्चर, तो आपको लगेगा कि गेहूँ और धान उगाना, ये सारी चीज़ें करना, गेहूँ और धान उगाना, सरसों उगाना, शायद इसको हम खेती बोलते हैं। लेकिन असली खेती मेरे भाई वो है जिसमें ये गेहूँ धान उगाना, ये अनाज तो उगा ही रहे हैं, इसके अलावा हम दूध का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अंडा भी है उसमें, मांस भी है, मछली भी है, सब्जी और फल भी हैं, और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मेरे भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि खेत एक और आमदनी अनेक, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो जनसंख्या हमारे देश की खेती पर निर्भर होती है। और एमपी जैसे अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पे किसान अगर सिर्फ गेहूँ बोएगा तो उसको जोखिम ज़्यादा होगा। मैंने हमेशा आपसे बोला, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आप एक फसल पे या फिर एक ही जैसी चीज़ों पे अगर आप निर्भर रहेंगे तो आपको जोखिम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर क्लाइमेट ठीक नहीं रहा, उस साल ज़्यादा बारिश हो गई या कुछ भी अगर रहता है या कम बारिश हो गई, तो इससे आपका जोखिम बढ़ जाएगा, आपका नुकसान बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी गेहूं के साथ में अगर बकरी, मछली, मुर्गी, पेड़ पौधे अगर ये भी जोड़ दें तो हमारी इनकम दोगुनी तिगुनी हो जाएगी, और इसके अलावा हमारा जो जोखिम है, हमारा नुकसान की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी हमारी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही इसमें लिखी हुई हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों का, ये लाइव स्टॉक सेक्टर्स जिस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हो, ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि लाइव स्टॉक सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखोगे कि हम दूध देखेंगे, दूध की, फिर उसके बाद मांस, अंडे, ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो
इसके अलावा अब हम सबसे पहले हम देखते हैं डेयरी सिस्टम। ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। लाइव स्टॉक इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है, और इस सब टॉपिक के अंदर क्या क्या डायमेंशंस हैं, उसका पहला डायमेंशन है डेयरी सिस्टम। तो डेयरी सिस्टम यानी डेयरी फार्मिंग को हम कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो डेयरी फार्मिंग को आप समझते हैं, यानी कि एक तरह से मान लो आप कि दूध वाली खेती, ठीक है। मैंने आपको बताया कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, एग्रीकल्चर है। आपसे पूछे एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी क्या है या बैकबोन क्या है, तब आप बोलेंगे कि डेयरी सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं कि भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है, ठीक है। आपसे पूछेगा आपसे 216.5 MMT, इतना प्रोडक्शन हम दुनिया में करते हैं। देखो मैंने कैसे इसको बनाया है डेयरी सिस्टम में। पहले मैंने इंडिया का बताया कि दुनिया में क्या स्थिति है उसकी, फिर हमने मध्य प्रदेश की स्थिति को देखा है कि देश के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति क्या है, दुनिया में है। हम कौन से नंबर पे आते हैं दुनिया में, नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ ले तो 23% टोटल जो दुनिया का प्रोडक्शन होता है दूध का, उसका पूरा का पूरा 23% हम इंडिया से देते हैं उनको, ठीक है। चलिए अगर आपसे मेरे भाई एमपी का अगर पूछ लेगा, तो एमपी हमारा ये 216 में से 18 to 20 फिक्स नहीं होता, ये 18 to 20 MMT इतना प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है। अगर देश में मध्य प्रदेश का नंबर पूछ लेगा, तब आप बोल देंगे हम 3rd नंबर पे आते हैं, ठीक है। किससे पीछे हम, सबसे ज़्यादा यूपी आता है, 2nd नंबर पे राजस्थान आता है, और 3rd पे हम आते हैं एमपी। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो इसके अलावा अब इसमें जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नोट छोटे हैं या बहुत शॉर्ट है, तो मेरा भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको बेसिक सारे पता होते हैं, ठीक है। तो हम किताबों जैसे भी नोट्स इनको बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। हमारी कोशिश तो पहले यही थी कि हम बेसिक्स आपको पढ़ाएं, उसके बाद एडवांस लेवल की जो चीज़ें उनको डिस्कस करें हम MCQs में। लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस लगातार आते रहते हैं, सर डेटा शॉर्ट है, डेटा शॉर्ट है। तो अब देखो इसको भर दिया है। अब मेरे भाई जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर है, जिनको बेसिक चीज़ें पता है, जैसे ये चीज़ें पता थी कि भाई इतना प्रोडक्शन था, कौन सा नंबर था, इसका मतलब वो इसमें तो मास्टर हैं पहले से, तो इसके बाद की चीज़ें उनके लिए हैं, ठीक है। और बाकी और ऐसे मेरे जो साथी हैं जो बेसिक के साथ फिर एडवांस लेवल की चीज़ों को MCQs में करना चाहते हैं, उनको मैं बताता चलूँगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो तो देखो इतना हमने देख लिया इसमें ये चीज़ हमारे काम की है। जैसे ही हमारी यहाँ पे बात आएगी डेयरी सिस्टम की, तो हम देखते हैं कि ब्रीड का सिलेक्शन हमको करना पड़ता है कि ब्रीड कैसी होती है, ठीक है मेरे भाई। तो ब्रीड में देखो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, एक तो होती है स्वदेशी ब्रीड यानी हमारी देश की ब्रीड है ना, और एक होती है विदेशी ब्रीड। अब इनमें दोनों में अंतर होता है कि दूध कम और ज़्यादा देने का, ठीक है। जैसे स्वदेशी में हम 2 याद रखेंगे, एक तो आएगा, चलो मैं इसको हाईलाइट करता चलूँगा। एक तो याद रखना है आपको मेरे भाई, कौन सा, साहीवाल, ठीक है। ये हमारी कौन सी है मेरे भाई, ये इंडियन है, इंडियन ब्रीड है। इसके अलावा एक गिर भी होती है, ठीक। साहीवाल जो है ना, इसकी अगर कोई बात करेगा तो ये दूध देती है लगभग 15 से 25 लीटर पर डे, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ LD यानी लीटर पर डे, ठीक है। और ऐसी एक और होती है जिसका नाम होता है गिर, शायद इसमें लिखी नहीं है, उसकी अगर पूछे तो उसका होता है 10 से 15 लीटर, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम यहाँ पे विदेशी। विदेशी जो ब्रीड रहती हैं वो भी, जिनमें से एक है हॉलिस्टीन फ्रिजियन। हाँ, ये हमारी जो दूध देने वाली नस्ल है उसका ये नाम है। अगर इसकी बात करेंगे तो मेरे भाई इसकी बहुत ज़्यादा ये दूध देती है, 25 से 40 लीटर। कितना, 25 से 40 लीटर। तो जिसकी जैसी व्यवस्था होती है, कोई स्वदेशी लेता है कोई विदेशी लेता है, वो वाली चीज़ सब होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या खाती हैं ये, भोजन में क्या खाती हैं बताओ। हरा चारा खाती हैं बरसीम के फॉर्म में या मक्का के फॉर्म में, सूखा चारा भी खाती हैं जैसे गेहूं का भूसा होता है वो खाती हैं, ठीक है। बाकी दाना मिनरल मिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इनको हम खिलाते हैं, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड हाउसिंग क्या है इनकी, आवास सिंपल है, कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर उनको हवा मिले, ठीक है, और उनको प्रॉपर वहाँ पे कहीं जल निकासी का सिस्टम हो, पानी ना भरा हो, ठीक है। और MP जैसे जो गर्म स्थल हैं वहाँ पे गर्मी कम करने के लिए कई लोग वहाँ पे पंखा या फिर उनको ठंडा रखने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। ये इनकी आवास हो गया, ठीक है। अब हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट में क्या आएगा कि इनको कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इस बीमारियों में हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो FMD, ये आपसे पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, तो आप बता दें हेल्थ से रिलेटेड है, किसके, भैंस और जो गाय रहती हैं उनसे। एक होती है आपकी मैस्टेटिस, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनके लिए समस्याएं हैं। चलो
मार्केटिंग मिल्किंग टेक्निक की बात अगर करेंगे तो बड़ी बड़ी जो जैसे बहुत कम है तो हाथ से दूध निकालते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस रहते हैं वहाँ पे मशीनों से दूध निकाला जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा मार्केटिंग इनकी कैसे होती है जब दूध निकल आता है, तो देखो बहुत से लोग होते हैं जो लोकल में वहीं पे सेल आउट कर देते हैं अपने दूध को, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पे दूध निकालते हैं वो दूध की सहकारी समितियाँ बनी हुई हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ रहती हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, नाम अमूल हो गया, एमपी का अपना सबसे फेमस सांची, ये हो गए है ना। ये स्थानीय जो सेलर्स रहते हैं उनको जा कर के ये उनसे ख़रीद के फिर इसको प्रोसेसिंग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग, और उसके बाद जा कर के फिर इसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसको बढ़ावा मिले इसके लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स का नाम याद रखना। राष्ट्रीय एक तो चल रही है राष्ट्रीय डेयरी योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये योजनाएं दो चल रही हैं, भारत और एमपी के द्वारा इनको चला जा रहा है। इससे क्या करना है, इनकी जो ब्रीडिंग है उसको सुधारना है प्रॉपर तरीके से, इनका जो बुनियादी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डेयरी का उसको बढ़ावा देना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, जिससे हम क्या करें, जिससे हम दूध वगैरह में और ज़्यादा हम एक्सपोर्ट दुनिया को कर पाएँ। ठीक है मेरे भाई, बेनिफिट आप जानते हो इसका क्या क्या होगा मेरे भाई। डेयरी का रोज़गार मिलेगा, किसको रोज़गार मिलेगा, और महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा इससे। एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा प्लस वुमेन एम्पावरमेंट इससे होगा। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, आपने देखा होगा बेसिकली ये जो घर पे दूध वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ों को महिलाएं घर की ज़्यादा इसको काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का एम्पावरमेंट होती है, उससे स्ट्रांग होती है वो फाइनेंशियली। ठीक है, इसके अलावा जो उनका गोबर और खाद होता है उससे मेरे भाई बायोगैस वगैरह बनाई जाती हैं, है ना। ये प्लांट्स आजकल लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं होती हैं वहाँ पे बायोगैस के प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मिल्क है तो मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, आपको पता है। दूध बनेगा, दूध इससे पनीर बनेगा, इससे दही कर्ड बनेगा, बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह भी बनती है उसमें भी यूज होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक हमारी ये पूरी वैल्यू चेन को मैनेज करता है दूध। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को। चलो इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे। सबसे मेन तो ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है वहाँ पे इनको चारे वगैरह की जो कॉस्ट होती है वो बहुत महंगी होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया एफएमडी जैसी जो बीमारियाँ हैं इनसे बहुत बड़ी संख्या में जब फैल जाता है ये, तो बहुत बड़ी संख्या में जो पूरा जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो जो रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत दूर दूर के शहरों से दूर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे दूध का प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, लेकिन मार्केट का एक्सेस बहुत दूर है और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, जिससे दूध खराब हो जाता है। ठीक है, और वहाँ उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे पानी की भी कमी है मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरियाज़ में। ठीक है, जिसकी वजह से चारे की कमी हो जाती है। अब देखो पानी की कमी है मेरे भाई, तो तुम्हारी एग्रीकल्चर जो बेस्ड चीज़ें हैं वो उनकी कमी हो जाएगी, इसका मतलब चारा है उसकी कमी हो जाएगी, तो इससे फिर मिल्क के प्रोडक्शन पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। ठीक है, चलो अब व्हाट इज़ डेयरी फार्मिंग, तो ये मैं यहाँ मैंने प्रॉपर लिख दिया है। गाय भैंस बकरी इनके दूध को निकालना, जिससे मक्खन चीज़ दही जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है ये। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा अब जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी वो आप यहाँ पे प्रॉपर अपने तरीके से पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे मेजर ब्रीड्स लिख दिए हैं। उन ब्रीड्स में पहले इंडिजीनियस ब्रीड यानी हमारी देश की, जिसमें हमें सहीवाल और गिर इन दोनों को हमें बेसिकली पढ़ना है। बाकी मेरे भाई जिनको लगता है कि ये तो हमको पहले से ही पता थी, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमें और बताओ, तो ये नीचे वाली लिखी है भाई, उनको भी याद कर लेना। बाकी सबसे ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली दो हैं, इनको आप देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद किसी का और भी अगर मन नहीं भरता है तो मैंने हॉलिस्टीन फ्रीजियन का बोल दिया था, इसके अलावा भी किसी का मन नहीं भरता है तो वो फिर इनको नीचे वालियों को पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब ये तो अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको ऊपर, तो वो चीज़ें। ठीक है, प्रमुख बीमारियाँ मेजर डिसीज़ कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। एफएमडी का मतलब है मेरे भाई फुट एंड माउथ डिसीज़। ठीक है, क्या करती है, एक ऐसा वायरस है जो दूध के उत्पादन को कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद है मास्टेटिस, ये वाली है ना, ये बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन होता है, ये काउज में जनरली देखने को मिलता है। ये वाली चीज़ें तो आप देख लेना। बाकी एक चीज़ और याद रखना, इनमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ये सबसे मेन तो इनके रिप्रोडक्शन को प्रभावित कर देता है एनिमल्स के को, और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है कि इंसानों में भी फैल सकता है, जो लोग उनका देखभाल करते हैं चारा खिलाते हैं उनमें भी ये फैल सकता है, तो ये आप याद रखना। प्रोडक्शन का डेटा मैंने आपको बेटा बता दिया था कि इंडिया का प्रोडक्शन डेटा 216 मिलियन मीट्रिक टन है। ठीक है, जो कि 23% पूरा ग्लोबल प्रोडक्शन का आता है, हम नंबर 1 है दुनिया में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो हम 3rd नंबर पे आते हैं, रैंक 3rd है हमारी। 8.91% ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन है ना, कितना करते हैं 18 से 20 MMT। ठीक है, यूपी और राजस्थान के बाद हम 3rd नंबर पे आते हैं। तो हमने ये देख लिया, यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन लिखा हुआ है, वही डेटा है केवल परसेंटेज का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
ये डेयरी सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर पे पिगरी सिस्टम। ये क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे बेसिकली वही वाली चीज़ है, जैसे वहाँ पे हम किसको, बकरी, गोट, काऊ, बफेलो, इनको लेकर के जो हम उनका दूध निकाल के ये डेयरी सिस्टम में उनको यूज़ कर रहे थे बेसिकली। अब हम यहाँ पे पिगरी सिस्टम है इसको लेंगे। इसमें यहाँ पे क्या है, सूअर जो होते हैं ना, सूअर पालन की बात कर रहे हैं, है ना। और सूअर के मांस को हम पोर्क यहाँ पे हम कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। सबसे पहले तो छोटी सी चीज़ ये याद रखना कि ये जो सूअर होते हैं ना, ये 6 से 8 महीने में, सूअर है, सूअर का भाई अब सीधी सी बात है, उसका दूध दूध निकालने में तो इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, इसका हम यूज़ करते हैं मीट के फॉर्म में, है ना, मांस के फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं मांस खाने के लिए, ठीक है। इनकी सबसे सही चीज़ ये है कि 6 से 8 महीने में ही ये बड़े हो जाते हैं और इनका वेट 100 to 120 kg तक हो जाता है, ठीक है, जो सफिशियंट होता है। फीमेल पिग जो होती है एक, वो एक साल में कम से कम जो 20 बच्चे होते हैं उनको जन्म देती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहली चीज़, ठीक है। फिर अगेन देखो, फिर वही वाली सारी चीज़ें, ये कैसी जगह पे रहते हैं, क्या रहते हैं, ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि भाई जिन लोगों को लगता है कि ये नोट शॉर्ट है तो उनके लिए मैंने लिख दिया है। आपसे ये पूछेगा भाई मेरे स्पेशली कि बताओ सूअर कैसे जगह पे रहते हैं, है ना, तो लिख देना यहाँ पे कि वो कंक्रीट फर्श, उचित जल निकासी, वेंटिलेशन वाले पेन रोगों को रोकते हैं और स्थान की आवश्यकता 10 से 12 स्क्वायर फीट इतनी जगह एक सूअर को रहने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। हाँ, तो ये आप उन लोगों के लिए है। बाकी जो जो चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो सफिशियंट है उनके लिए ये डेटा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो यहाँ फीडिंग है, क्या खाते हैं मेरे भाई बताओ। पहली बात तो ये है कि ओमनिवोरस होते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं, यानी कि छोटी मोटे जो मछली डाल दिया आपने उसको भी खा लेंगे, आटा डाल दिया उसको भी खा लेंगे, अनाज, मक्का, कुछ भी आपने डाल दिया वो सारी चीज़ें ये खा लेते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखना। इसके अलावा इनकी ब्रीडिंग की टाइमिंग कितनी होती है ये आप बता देना। ब्रीडिंग की टाइमिंग होती है 1 से 114 दिन के आसपास, ठीक है। ये आप याद रखना। ये कह रहा है कि एक बार में ये कितने पिगेट्स, है ना, ये चीज़ याद रखना। हेल्थ मैनेजमेंट की याद रखना, इनको वैक्सीनेशन वगैरह हमको प्रॉपर करवाने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है, ये रहा अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इससे काफ़ी जल्दी ये मर जाते हैं, इससे बचाने के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है यहाँ से कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर किससे रिलेटेड है, तो आप बता दें जो सूअर होते हैं, पिग रहते हैं, उनसे रिलेटेड है। इस यूनिट से ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप हेल्थ मैनेजमेंट की, अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट तो हम ये पढ़ ही रहे थे। इसके बाद अब आते हैं प्रोसेसिंग फूड संस्करण के बारे में, ठीक है। अब देखो, जैसे ही जब ये बनेगा इसको, तो याद रखना ये जो सूअर है, एक तो इससे मीट हमें मिलेगा, दूसरा इससे हमें एक चीज़ और मिलती है, इसके अंदर ना बहुत सारा फैट होता है, तो इस फैट को भी बहुत सारे लोग जो है अपने खाने में जो फूड रहता है उसमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका फैट ऐसा भी है जो कभी कभी जो हेल्थ रिलेटेड जो अपनी मेडिसिन बनती है ना, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्लॉटर हाउसेस होते हैं, है ना, इनको मारने के लिए, इनको काटने के लिए जो बदशालाएँ होती हैं, स्लॉटर हाउसेस, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है मेरे भाई, ठीक है। ये स्कीम्स, इनके लिए स्कीम्स निकली हुई हैं, जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ठीक है, ऐसी एक योजना है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, और कई जगहों पे तो सरकार सब्सिडी देती है कि आप इनको खरीदिए, इनकी खेती कीजिए। खेती से मेरा मतलब है कि इनको बढ़िया खिलाइए पिलाइए अच्छे से, और इनकी ग्रोथ करवाइए, है ना, और फिर उनको बेचिए, अपनी सेल कीजिए, अपना जीवन चलाइए वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। बेनिफिट्स मेरे भाई क्या है, मैंने बताया 6 से 8 महीने में बड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद सेल आउट हो जाते हैं वो, तो बहुत लंबा इनको इंतज़ार नहीं किया करना पड़ता है। बाकी अगेन वही बायोगैस और फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में इनका यूज होना, ये सारी चीज़ें, है ना। और एमपी के जनजातीय जो क्षेत्र हैं, झाबुआ मंडला आदि, वहाँ पे भी इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ठीक है। चलो चुनौतियाँ इनकी क्या हैं बताओ। सबसे मेन है कल्चर एंड रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। एमपी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये जो सूअर है इसकी कोई तो पूजा करता है, ठीक है, कोई कुछ और है, कोई रिलीजियस कहता है कि टेक्स्ट में हमारे में लिखा है इसको हमें नहीं काटना है, नहीं मारना है, इस तरह से। तो ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे। एएसएफ आउटब्रेक, ये एक परेशानी है, एक बीमारी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक लंबे समय फैल गई थी, इससे बहुत सारे जो पिग हैं वो मर गए थे, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन समस्या जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे ओडोर, यानी बहुत गंदी स्मेल आती है, और इनका जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल करना कहाँ पे जाएँ, क्योंकि उसमें से भी बहुत गंदी स्मेल आती है, इसकी वजह से जो है इनको लोग रखना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इनका जो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है,
ठीक है, मतलब बहुत कम वो चीज़ है, इसकी डिमांड बहुत कम होती है। चलिए, अब इसके अलावा मैंने जैसे अभी आपको व्हाट इज़ डेयरी सिस्टम बताया था, ऐसे ही अब ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ पिगरी सिस्टम, इसको आप याद रख लेना। इसके अलावा कुछ ब्रीड्स याद रख लेना। मैं तो आपको सिर्फ एक दो ही बताना चाहूँगा। जैसे एक आती है अगोंडा गोन। ठीक है, ये आपसे पूछा कि अगोंडा गोन जो है ये किसकी ब्रीड है, किसकी नस्ल है, तब आप बोल रहे हैं कि ये जो पिग होते हैं उनकी नस्ल है। ठीक है, इसके अलावा इनकी स्पेशलिटी क्या क्या है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, घोरी, अंकमाली, ये आप देख लेना। ठीक है, केरल में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, पॉपुलर है ये वाला। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एग्जॉटिक ब्रीड्स, विदेशी नस्लें अगर आपसे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लार्ज वाइट, ये आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, मेजर डिसीजन की कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है मेरे भाई, ये आप याद रख लेना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया था पहले, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 90 to 100 अगर किसी को हो गया तो 90 to 100% कंडीशंस होती है कि वो मर ही जाते हैं। ठीक है, टीकाकरण की व्यवस्था अभी तक, नो वैक्सीन येट, अभी तक टीकाकरण इसका बन नहीं पाया है। ठीक है, चलो ये याद रखना। एक है जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये तो आपको पता ही है, मॉस्किटो के काटने से होता है, ह्यूमंस तक को इफेक्ट ये करता है। ठीक है, चलो प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पे देख लो मेरे भाई। अब देखो प्रोडक्शन का डेटा वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये बहुत कम है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से तो आप याद रखना 0.32 MMT। ठीक है, ये आप याद रखेंगे मेरे भाई। हम दुनिया में कहाँ आते हैं, हम 9th रैंक पे आते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन आता है, तो वहाँ आता है चाइना। इतना चीज़ याद रखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया के साथ साथ मैंने एमपी का भी डेटा आपको दिया। एमपी का अगर आपको देखना है तो ये हो गया 0.02 से लेकर के 0.03 MMT पर, यानी 1 MMT भी हम इसका नहीं करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना इंडिया में एमपी का नंबर कौन सा है, 15th। अगेन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये नहीं पूछा क्योंकि नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशली मेरे भाई आपके सिलेबस में देखो लिखा हुआ है, यहाँ देखो, कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं लिखा रहा हूँ, ये चीज़ें पेगरी सिस्टम यहाँ लिखा हुआ। देखो लाइव स्टॉक्स केवल इतने ही नहीं है जो इसमें लिखे, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन अब उनको पढ़ना है पहले, या जो इस सिलेबस में दिए गए हैं उनको पढ़ना है पहले। तो हम कहेंगे सिलेबस में दिया है, कम से कम उनको पढ़ लें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली तो पेगरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने मन से नहीं पढ़ रहे। ये सारी चीज़ें आप बोलो सर क्या पढ़ाने में लग गए हो आज, तो इसमें दिया है मेरे भाई आपके सिलेबस में, इसीलिए मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो एमपी का ये मैंने आपको रैंक बता दिया 15th नंबर पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले क्या इसका कोई बेनिफिट है, बिल्कुल। एक तो ये है कि इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है ना, ये बहुत हाई है। मैंने बताया एक साल में 20 तक, मतलब 15 से 20 तक इतने सारे बच्चे वो देता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इनकी जो ग्रोथ है फास्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब 6 मंथ में ये पूरा 100 to 120 kg तक हो जाता है। तो इसको सेल आउट आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं गोडरी सिस्टम पे। गोडरी सिस्टम यानी कि बकरी का पालन करना। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, गरीब की गाय कहते हैं इसको, गोट को। ठीक है, चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। बकरी पालन देखो, ये सबसे एक तो क्या है कि मार्जिनल जो फार्मर्स रहते हैं, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जो फार्मर्स रहते हैं वो भी इसको कर सकते हैं, वो भी अपने यहाँ पे इसको जो है पाल सकते हैं और उसका जो है प्रोडक्शन दूध का इससे कर सकते हैं। रीज़न उसका क्या है कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट होता है और इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है हमको यहाँ से, हमको एक तो मिल्क मिलेगा, दूसरा अगेन हमको मीट मिलेगा। अब बहुत अच्छी अगर कोई किस्म की बकरी रहती है, जैसे मान लो पश्मीना है, ये भेड़ भी होती है बकरी भी होती है। ठीक है, और इसमें भेड़ और बकरी दोनों ही आएंगी गोडरी सिस्टम में। तो जो पश्मीना रहती है उससे हमको अच्छे लेवल के फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, जो कपड़े वगैरह बनाने में फिर यूज होते हैं, वो सिंपल सी चीज़ है। तो ये आप याद रखना। हमें इसमें क्या क्या देखना रहता है, सबसे मेन है हमको ब्रीड सिलेक्शन करना रहता है। सीधी सी सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई भी एग्रीकल्चर करते हो, फसल करते हो, तो सबसे बेस्ट जो ब्रीड होती है वो लेकर के आते हो, मतलब ब्रीड नहीं सॉरी सीड लेकर आते हो, बीज लेकर के आते हो। जैसे आपको गेहूँ करना है तो बेस्ट वाला सीड होगा वो लेकर के आओगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जब इनको करते हो तो बेस्ट वाली जो ब्रीड होती है उसका सिलेक्शन आप करते हो। ठीक है मेरे भाई, इतना आप याद रखना। जैसे दो याद रखना, एक तो बर्बरी याद रखना, एक ब्लैक बंगाल याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होती हैं, अच्छी होती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बर्बरी और ब्लैक बंगाल, और एक सिरोही भी होती है। इसमें लिखा है क्या, इसमें नहीं लिखा है, एक सिरोही भी होती है, वैसे नीचे लिखे हुए हैं अलग से, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इतना इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, लेकिन याद रखना ये बर्बरी, ब्लैक बंगाल और सिरोही है, ये किसके लिए ज़्यादा फेमस होती हैं, मीट के लिए होती हैं। ठीक है, मीट
मिल्क मत समझ लेना इसको, ये मीट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। बाकी एक होती है जमुनापारी है ये, लेकिन याद रखना मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये याद रखना। कितना देती है अगर पूछ ले तो 2 से 3 लीटर ही देती है केवल, लेकिन इतना याद रखना। आवास, अब देखो अगेन क्या आपसे पूछेगा, बताओ बकरियों का आवास कैसा होता है, भाई बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला। लेकिन अगेन जिनको नोट शॉर्ट लगते हैं, नोट्स को बड़ा करना है, तो नोट्स को बड़ा ऐसे ही किया जाता है, बेफिजूल की चीज़ों को लिखा जाता है, तब जा कर के नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, बड़े लगते हैं, तो उनके लिए आवास वो लोग पढ़ लेना। बाकी इसके अलावा भोजन क्या खाती हैं, अरे घास घास कुछ भी डाल दो वही खा लेते हैं वो तो, है ना। इसके अलावा ब्रीडिंग आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है इनकी कि जो गोट रहती हैं इनका जो गर्भावस्था का टाइम है, पीरियड है, गेस्टेशन जो पीरियड है वो कितना है, तो 150 डेज याद रखना, ठीक है। अच्छा, इनका प्रोडक्शन कितना रहता है, ये ऑफन ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, साल में 2 बार, और 1 से 3 किड्स, ये इतना रहता है इनका, ठीक है। बेसिक सी बात है, ये चीज़ें जो काम की हैं वो आप इनको ध्यान रखना। हेल्थ मैनेजमेंट में पीपीआर, ये गोट का प्लेग होता है, ये हो जाता है, और इनका मेजर किलर है ये मर जाता है, इससे जो है ये मर जाती हैं। क्या वैक्सीन इसकी अवेलेबल हैं, तो हाँ वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, इसको आप याद रखना। तो ये हमने हेल्थ मैनेजमेंट देखा, ठीक है। अगेन ये पूछेगा आपसे कि मार्केटिंग इसके लिए बताइए क्या होती है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगेन नोट्स को बड़ा करने के लिए मार्केटिंग भी यहाँ पे लिख दी गई है। गवर्नमेंट सपोर्ट, क्या स्कीम्स हैं कोई, बिल्कुल कई सारी, मतलब स्कीम्स तो नहीं है इसके लिए, लेकिन याद रखना सब्सिडी वगैरह इसको देना, और इनके लिए ब्रीडिंग वगैरह अच्छे से करवाना, ये इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी चीज़ें चला रखी हैं, ठीक है, ये याद रखना। बेनिफिट्स क्या है, अगेन वही है, लो मेंटेनेंस है, हाई रिप्रोडक्शन सिस्टम है इनका भी, ठीक है। अब देखो साल में 2 बार, तो कितना 1 से 3 मान लेते हैं, इसके बीच में हम 2 देते हैं ये, ठीक है। और ये कितने साल में 2 बार, तो कितने हो जाएंगे, एटलीस्ट हमारे 4 हो जाएंगे 1 से, ठीक है। और ये क्या खाते हैं, ले जाओ शाम को, बढ़िया सुबह ले जाओ, शाम को ले आओ, जहाँ पे भी कहीं घास घास दिख जाती है रोड के किनारे या खेतों में कहीं भी, वो खा पी के आ जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा तुम्हारा इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। और हमारा मध्य प्रदेश का जो मालवा प्लेट्यू है भाई, वहाँ पर तो सारी चीज़ें तो हैं, खूब बढ़िया खाती पीती रहती हैं उधर तो, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है मेरे भाई, ये इनमें बुद्धि कम होती है, ओवर ग्राजिंग कर लेती हैं, ज़्यादा खा लेती हैं, मर जाती हैं, ठीक है, ये याद रखना। बाकी मेरे भाई जैकाल्स जैसे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो इनको मार देते हैं, खा लेते हैं इनको, ठीक है, उनको भी इनका मांस बहुत पसंद आता है, तो ये चीज़ें, ठीक है। अगेन उसके बाद लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर गोट मिल्क। अब आपसे मैं पूछूं कि आपने क्या कभी बकरी का दूध पिया है, तो जनरली आप में से किसी ने भी नहीं पिया होगा, ठीक है। या फिर कभी आप बीमार हुए होंगे तो आपके जो प्लेट्स काउंट्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, तब डॉक्टर कभी कभी आपको सलाह देते हैं कि ये आप लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो आपके प्लेट्स काउंट हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो किसी ने पिया होगा, तो देखिए जब हम लोगों ने ही नहीं पिया है, तो ये गोट मिल्क के जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हैं, जैसे सांची का दूध आप हाल लेके आ जाते हो, अमूल का हाल लेके आ जाते हो, ऐसे बकरी का दूध वो लोग नहीं सेल आउट करते हैं, ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है, इसलिए लोग इनको कम रखते हैं। तो बेसिकली फिर इसको मेन काय के लिए यूज़ किया जाता है, मीट के लिए, ठीक है। चलो अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ गोट फार्मिंग, बकरी पालन यहाँ पे क्या है बताइए। सेम देख लेना, यही पूछने वाला नहीं है, लेकिन नोट्स को बड़ा बनाना है तो मैंने बना दिया है। मेजर ब्रीड्स इसकी याद रखना, एक तो बर्बरी याद रखना, एक ब्लैक बंगाल याद रखना, एक सिरोही। तो ये तीनों की तीनों किसके लिए, ये मीट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। देखो यहाँ लिखा भी है मीट वाले ब्रीड्स, है ना, और ये मिल्क वाले ब्रीड्स हैं, जिसमें जमुनापारी है ये सबसे अच्छी है, 2 से 3 लीटर ये दूध देती है, ठीक है। बीटल भी है, सुरती भी है, अब जितनी याद रख सकते हो तो रख लो। अब देखो अगर मैं इसको बड़े नोट्स नहीं बनाता तो मैं केवल इसमें जमुनापारी लिखता, क्योंकि अभी 1-2 बार यही पूछी गई है, ठीक है। इधर बर्बरी है और ब्लैक बंगाल है, ये पूछी गई है, तो हमने इससे वही एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, ठीक है। लेकिन अब जिनको पढ़ना है कि नहीं हमें ये तो सब पता है, हमें तो और बड़े नोट्स दे दो, तो फिर मैंने खूब बढ़िया अच्छे से बना के इस पर डाल दिया है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर डिसीज इनकी पता ही है जो मैंने आपको बताया, पीपीआर क्या होता है, ये पेस्ट डेस पेटिस रूमिनेट्स, है ना। क्या होता है, अरे प्लेग होता है एक तरीके का, जो इनमें फैल जाता है, इससे मर जाती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी हमें वैक्सीन मिली हुई है, ठीक है, मतलब अवेलेबल है। FMD फिर से वही फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि गाय बकरियों, जो कि गाय में भी हो जाती है, तो इनके लिए ये होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। चलो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन का डेटा लिखा हुआ है, अगेन एक इंडिया का डेटा है, एक MP का डेटा है, ठीक है। एक होगा मीट का डेटा और एक होगा मिल्क का डेटा, रैंक भी होगी यहाँ पे, ठीक है, ये आप याद रखना। जैसे इंडिया का पूछे मीट का प्रोडक्शन कितना है, तब आप लिख दोगे 0.4 MMT, ठीक है। रैंक कितनी है, सेकंड चाइना के बाद, ठीक है। इसके बाद मिल्क में अगर कोई पूछे तो बता देना, मिल्क में कितना है 5.8 MMT। विश्व में कितना स्थान है,
पहला, दूध में तो हम पहले नंबर पे ही हैं, ठीक है। अब ये हो गया, हमने इंडिया का देख लिया। अब एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी में भी अगेन मीट और मिल्क और रैंक, ठीक है। मीट में देख लो, यहाँ पे मीट में मध्य प्रदेश का हो जाएगा 0.05 MMT, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया का याद रखना 12.5% है ये, 12.5%। और वहीं अगेन मिल्क की बात करेंगे हम तो फिर से वही हो जाएगा 0.5 MMT, यानी कि मीट से तो फिर भी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर इंडिया का पूछेगा तो 8.6%, ठीक है। कौन से स्थान पे आते हैं हम? 4th स्थान पे आते हैं इंडिया में। एमपी कितने पे? 4th स्थान पे आता है, ठीक है। तो वही कंपैरिजन है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है वही। इसके बाद फिर आते हैं मेरे भाई पोल्ट्री सिस्टम पे। क्या देखना है? पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? एक तरह से एग एंड चिकन फैक्ट्री, एग एंड बना रहे हैं फैक्ट्री मान के चलिए इसको, ठीक है। एक हिंदी में इसको बोलते हैं मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, है ना। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। ये याद रखना। सबसे पहले जो सबसे मेन जो चीज़ है वो मेरे भाई, अब देखो ये तो सबसे ज़्यादा इनकी तो डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसको याद रखना। एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि याद रखना, दुनिया के जो 5 सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं एग और चिकन के, उनमें इंडिया आता है, ठीक है। अब इसकी रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फर्स्ट, लेकिन याद रखना हमें टॉप प्रोड्यूसर जो रहते हैं 5, उनमें हम हमेशा आते रहते हैं। इसका चिकन खाना और अंडे खाना ये मेनली हमारी प्रोटीन की जो प्रोटीन की हमारी डिमांड है बॉडी की, उसकी ये पूर्ति करता है। और काफ़ी ये सस्ता भी होता है एक तरीके से प्रोटीन, ठीक है। और आसानी से डाइजेस्टेबल होता है, डाइल्यूट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे सबसे मेन देखते हैं पहले ब्रीड का सिलेक्शन। अब ब्रीड के सिलेक्शन में हमको 2 तरह से देखना है। एक ऐसा जो एग अच्छा देता हो, मतलब एग की क्वांटिटी यहाँ से ज़्यादा आती हो। एक ऐसा जिसका मीट अच्छा हो, ठीक है। तो मैं तो आपसे बोलूँगा कि केवल 2 याद रखना 2 याद रखना। हमारी एक इंडिजीनियस ब्रीड है जिसका नाम है कड़कनाथ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, प्रीमियम लेवल का इसका मांस होता है, खाने के लिए चिकन होता है, ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना। लेकिन वहीं पे अगर कोई बोले आपसे कि जो सबसे बेस्ट एग देता है वो कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना मेरे भाई, वाइट लेग हॉर्न। केवल 2, लेकिन अभी मेरे नीचे कई सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली मेरे को तो इंपॉर्टेंट ये 2 लगते हैं, तो इनको याद रख लेना। इसके अलावा हाउसिंग, अब ये उनसे ही पूछेगा जिनको लगता है कि नोट शॉर्ट हैं, भाई बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो वैसे बच्चे हैं ना जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक चीज़ों को पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जितना लिखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो सब कुछ पढ़ने लगाते हैं। अच्छा, आवास इसका कैसा होता है, आवास कैसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें है ना, लेकिन इनको पढ़ना नहीं है, याद रखना। बेसिकली बस इतना याद रखना है, ये बहुत जल्दी मर जाते हैं अगर टेम्परेचर जरा सा भी डिसबैलेंस होता है, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है इनके लिए, ठीक है। भोजन क्या खाते हैं? सिंपल सी चीज़ है, दाने डाल दो, मक्का के दाने, सोयाबीन के दाने ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा इनमें कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि न्यू कैसल डिसीज़, ND, है ना ये। और इसके बाद एवियन इन्फ्लुएंजा, ये 2 चीज़ें रहती हैं जो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। किसकी बात करें? मुर्गी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रकाश का प्रबंधन मेरे भाई, है ना, इसके लिए ये चीज़ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि लाइटिंग मैनेजमेंट, इनको 16 से लेकर के 18 घंटे तक एटलीस्ट इतना इनको दिन में मतलब रोशनी में रखना रहता है। जितनी ज़्यादा ये रोशनी में रहेंगे तो एग प्रोडक्शन को इससे बूस्ट मिलता है, ठीक है, इतना याद रखना। वहीं मार्केटिंग तो आप जानते हो, बाज़ार में कहीं पे भी ये मिल जाते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्या इसको? तो याद रखना, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड ये देती है। एमपीज़ पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम प्रोवाइडेड लोन्स एंड ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार तो करती है, क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा है, क्योंकि लोगों को इससे काम मिल रहा है, उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ये आप याद रख लेना 2 चीज़ें और मैं बताऊं आपसे, अगर सवाल पूछे कभी कि बर्ड फ्लू बताइए किससे रिलेटेड है, तो आप गाय नहीं लगाओगे इसमें, पोर्क नहीं लगाओगे आप, है ना, गोट नहीं लगाओगे इसमें, क्या लगाना है आपको? चिकन। अरे मुर्गी मतलब हैन, ये पोल्ट्री फार्म में ये इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे रानी खेत, ये एक बीमारी है, डिसीज़ है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी आप डालें, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है ये। और अगेन नोट्स में लिखने थे चुनौतियाँ, ये आप देख लें
ठीक है, ये आप याद रखना। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग, अगेन इसको अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्रीड याद रखना। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, मुर्गी अंडे या फिर मांस के लिए इनको पाला जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है बिकॉज पीपल लव एग्स एंड चिकन एंड इट ग्रोज फास्ट। बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट इनमें भी होता है, ये आप याद रखें। मेजर ब्रीड्स याद रखनी है, एक तो होती है एग की ब्रीड, एक होती है मीट की ब्रीड, ठीक है, तो वो आप दोनों याद रखना। एग वाली ब्रीड्स में आप याद रखना वाइट लेग हॉर्न, ठीक है, एक साल में ये 280 से 300 तक अंडे देता है, ठीक है। एक अंडा आप जानते ही लगभग 10 रुपये का आता है, तो इतना आदमी कमा सकता है इससे। इसके अलावा एक होता है रॉड आइलैंड्स रेड। वैसे तो मैं इतना आपको यही बोलूँगा कि केवल इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिमाग में जगह हो तो ये चीज़ें बाकी नीचे वाले भी दोनों याद रख लेना। मीट की एक ब्रीड याद रख लेना जो है कौन सी, कड़कनाथ, ठीक है, ये आप याद रखना। प्रीमियम लेवल की है मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा, इसको आप याद रखना, ठीक है। शायद झाबुआ झाबुआ को इसका वो मिल चुका है जीआई टैग अपने मध्य प्रदेश में। चलो ये चीज़ याद रखना। मेजर डिसीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि न्यू कैसल डिसीज़ याद रखनी है, टीकाकरण इसका वैक्सीन है एवियन इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा इन्फेक्शस बर्सल रोग ये, और फाउल पॉक्स, ये आप याद रखना। बाकी मैंने अभी रानीखेत बताया था वो भी होता है, ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखना। प्रोडक्शन का डेटा ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन का डेटा भाई इसको याद रख लेना थोड़ा सा। जैसे आपसे पूछेगा कि इंडिया में कितना होता है तो आप बता देना कि 5.6 MMT होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितना होता है तब आप बता देंगे कि 0.66 MMT होता है, ठीक है। ये तो दोनों हो गया, ये इंडिया का हो गया, ये MP का हो गया, ठीक है। अच्छा परसेंटेज अगर पूछे तो ठीक है, दुनिया में हम 5th नंबर पे आते हैं, ठीक है, और वहीं अगर MP का पूछे कि MP इंडिया में कौन से नंबर पे आता है तो 4th नंबर पे आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये मीट से रिलेटेड है ना। अगर एग से रिलेटेड आएगा तब भी आप याद रखना कि अगर एग पूछ रहे आपसे तो एक इंडिया का पूछेगा डेटा, एक MP का पूछेगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट लेवल के सवाल हो जाएंगे अगर ये आ गए तो, लेकिन फिर भी देख लो मेरे भाई, फिर बाद में मत कहना सर बताया नहीं है। तो 153 लगभग इतना बिलियन, इतने अंडे प्रोडक्शन हम करते हैं दुनिया में, हम दूसरे नंबर पे आते हैं। MP की वहीं अगर आप बात करेंगे तो MP 8 बिलियन इतने अंडे का प्रोडक्शन करता है, जो कि टोटल इंडिया का 5.2% के आसपास है, और इंडिया में हम 8th रैंक पे आते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़। अब सबसे अच्छा एक चीज़ मैं आपको अब यहीं पे बता देता हूँ। अब कोई ये मत बोलना कि सर हमने यहाँ पे ये रैंक पढ़ी है, इस किताब में ये रैंक पढ़ी है। उसके लिए अभी मैं सबसे एंड में एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो देख लेना, उसके बाद फिर आपके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा मन में, ठीक है। चलो तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई ध्यान में रखना। इसके बाद अब आता है डकरी सिस्टम, जो कि सबसे बेसिक है, मतलब सबसे ज़्यादा नेग्लिजेबल है, बहुत कम ये होता है, ठीक है। सबसे मेन तो ये है कि भाई डक हैं, डक मतलब बतख, इनका भी लोग मांस खाते हैं और इनके एग भी खाते हैं ठीक है, लोगों के अपने अपने टेस्ट हैं, खाते हैं तो खाते हैं, है ना। और क्योंकि ये भाई हमारे सिलेबस में दिया है तो हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे मेन तो ये है कि इनके रहने के लिए भाई पानी चाहिए होता है, पानी में रहती हैं डक, पहली चीज़ तो ये है। पहले तो इतना याद रखना कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और नीचे केरला की बात करें वहाँ पर इनको थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम एग देखते हैं, एग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, इसको मीट के लिए भी यूज़ करते हैं। और याद रखना, इसके अलावा याद रखना एक और सबसे बेस्ट चीज़ है, इनकी जो बीट होती है ना, इनकी बीट जो फिश रहती हैं उनके लिए खाने का काम करती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वो वाली चीज़ें भी आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अब फिर से अगेन वही फीडिंग, क्या खाना खाती हैं, वही ये कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ों को खाती हैं। हेल्थ मैनेजमेंट, एक तो डक का प्लेग होता है वायरल, वो एक एवियन कॉलेरा होता है, ये मेजर इनके लिए थ्रेट्स होते हैं। वैक्सीन्स इनके लिए अवेलेबल हैं, साफ़ सुथरा पानी रखो तो वैसे ही नहीं होगा। इंटीग्रेशन की बात करेंगे मेरे भाई, क्या है, बतख जो है धान के खेतों में कीट नियंत्रण का भी काम करती हैं, ठीक है। कैसे, राइस फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं, और धान के खेतों में अगर आपने इनको छोड़ दिया तो उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको चुन चुन के खा लेती हैं, तो इसलिए आपको कीटनाशक का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा है मार्केटिंग क्या है, डक के एग चाहिए तो आपने कहीं मार्केट में देखे हैं कहीं रखे हुए, नहीं, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी होती है केवल वहीं लोकल मार्केट्स में ही आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट की कुछ सपोर्ट स्कीम है क्या, बिल्कुल, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक चल रहा है, उसमें इसको राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसमें इसको ऐड किया गया है। बाकी MPs का फिशरी स्कीम है, उसमें भी इसको ऐड किया गया है, ठीक है, उसमें भी इसको ऐड किया गया है, ये आप याद रखना। बेनिफिट्स इसके क्या है मेरे भाई बताओ। बतख जो डक रिक्वायर्स लेस स्पेस फीड देन चिकन, एक तो कम खाती हैं, इनको कम जगह चाहिए होती है, पहली चीज़।
नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है, ये मैंने बताया कि धान के खेत में छोड़ दो, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तो आपको उनके लिए दवाइयाँ नहीं छिड़कनी पड़ती हैं। हाई एग प्रोडक्शन है, ये आप याद रखना। एक खाकी कैंपबेल नाम की एक इनकी ब्रीड होती है जो 300 अंडे तक एक साल में दे देती है, ठीक है, ये आप याद रखना। बाकी इनके जो फैदर होते हैं, पंख होते हैं, इनको हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाने में यूज किया जाता है, ये इनके लाभ होते हैं। चुनौतियाँ क्या है मेरे भाई? लिमिटेड मार्केट है ना, ये याद रखना। इसके अलावा प्रीडेशन बाय बर्ड्स एंड वाटर मैनेजमेंट इशू है ना, वाटर मैनेजमेंट इशू है। पानी अगर साफ़ सुथरा नहीं है या फिर पानी है ही नहीं तो इनका रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, ये चीज़ याद रखना है। डक का प्लेग होता है 80 to 100% कारण बनता है डक प्लेग इनके मर जाने का, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें, व्हाट इज़ डक फार्मिंग, ये यहाँ पे अगेन, फिर यहाँ पे मेजर ब्रीड्स लिखी हुई है मेरे भाई। मेजर ब्रीड्स में पहले अंडे वाली ब्रीड, फिर मीट वाली ब्रीड, फिर मेजर इनके डिसीज़ हैं, इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। बाकी मैंने खाकी कैंपबेल बोला है आपसे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, इतना बस पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। मैंने बताया इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी जहाँ पे इनकी डिमांड है वहाँ पे होता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। प्रोडक्शन डेटा अगेन यहाँ पे देख लो, इंडिया फिर भी 4th रैंक पे आता है दुनिया में 0.5 MMT के साथ में, ठीक है। ये मीट की बात करें, अंडे की बात करें तो 2 बिलियन एग्स, ये हम अप्रॉक्स है, याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रॉक्स डेटा है मेरे भाई। कहाँ से लिया है अभी मैं बताऊँगा, टेंशन मत लेना। 3rd रैंक पे हम इंडिया में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मीट कितना है, देखो कितना कम है, 0.005 MMT, बहुत ज़्यादा लोएस्ट है ना। रैंक इंडिया की, इंडिया में हम 10th नंबर पे आते हैं। एमपी की बात हो रही है ना। एग की बात करेंगे तो 0.1 बिलियन एग हैं, है ना। रैंक कितनी, 10th नंबर पे हम इसमें भी आते हैं, ठीक है। कंपैरिजन अगेन यहाँ पे वही है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ये चीज़ें देखो। एमपी का बहुत छोटा योगदान है, लेकिन फिर भी दिया है तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक में। केरल और असम जैसे राज्यों में, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट और केरला में ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे होता है, ठीक है मेरे भाई। तो अभी तक देखो हम क्या पढ़ रहे थे, आपको पता होना चाहिए। लाइव स्टॉक जो सिस्टम से वो पढ़ रहे थे, उनमें हमने ये डकरी, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने डेयरी वाले सिस्टम को समझा, ये सारी चीज़ें है ना। उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को एक मिलेगा सारांश, एक कंक्लूजन, आपको समरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, सारी की सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट हो। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती कि भाई डेटा को बढ़ाओ, तो मैं केवल आपको इतनी ही चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई है ना, इतनी नोट्स में डालता, इन्हीं को 2-3 बार इसको रिवाइज करा देता, ठीक है। जिन लोगों को कम डेटा पढ़ना है कि सर कितना पढ़ना है, बस केवल जिनको लगता है कि सर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। काटना नहीं चाहिए मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना सारी चीज़ें एक बार पढ़ लें, वही हैं जो हमने अभी अभी पूरी पढ़ी है। इनकी रैंक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो केवल यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, देखो फिर से अगेन तो मैं बताता हूँ। देखो हमारा टॉपिक 2 है, जिसमें पहले लिखा हुआ है यहाँ पे लाइव स्टॉक, जिसके अंदर हमने डेयरी, पिगरी, गोटरी, पोल्ट्री, डकरी सिस्टम, इनको हमने पढ़ा। अब हमको पढ़ना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये हमारा दूसरा है। सिंपल चीज़ है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है पहले वो देख लो। एक तो होते हैं फ्रूट्स होते हैं, पहली चीज़, ठीक है, जिसमें मैंगो हो गए, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं, रसदार फल होते हैं, वो ऐड होते हैं इसमें। अगेन वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स में क्या क्या ऐड कर सकते हो आप, टोमेटो, पोटैटो। अरे हम क्या पढ़ रहे हैं, खेती पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्या होता है उसको समझो पहले। फ्लावर्स होते हैं जैसे मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल होते हैं, उनको हम इसमें यूज कर सकते हैं मेरे भाई। इसके अलावा स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले होते हैं हमारे, जैसे टर्मरिक हो गया, है ना, कोरिंडम हो गया, और मिर्ची वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्यों करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मेरे भाई ये हाई वैल्यू सेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा इनमें पैसा है, पहली चीज़, ठीक है। और इनका जो एक्सपोर्ट है सिग्निफिकेंट है, बहुत उसमें पोटेंशियल है, बहुत देशों को हम यहाँ से भेज सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से उगाएं तो, ठीक है। चलो इसके बाद इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं, की एस्पेक्ट उनको देख लो। सबसे पहले मेरे भाई साइट सिलेक्शन कैसे की जाती है। पहली चीज़ तो ये है कि फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन्ड, पानी की निकासी होनी उसमें चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो गया तो वो गल जाते हैं अंदर से। पीएच वैल्यू आप याद रखना, इसके लिए आइडियल होती है 6 to 7 पीएच, ठीक है। इसके अलावा एमपी का जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी है ना मेरे भाई, वो सूटेबल है काफ़ी ज़्यादा, किसके लिए, वेजिटेबल्स के लिए और मसालों के लिए, ये चीज़ याद रखेंगे, पहली चीज़ होगी। सेकंड पॉइंट है मेरे भाई हमारा प्रोपोगेशन, 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 ठीक है। प्रोपोगेशन का मतलब हो गया प्रसार। अब इसको समझो, हमको सीड्स, ग्राफ्ट्स, कटिंग्स, इनका यूज करके हम इसको बना सकते हैं। प्रोपोगेशन मतलब हम कैसे उगाते हैं, सीड्स के जरिए, ग्राफ्ट्स के जरिए, कटिंग्स के जरिए हम इनको उगा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो बनाना होते हैं, यानी कि हमारे केले, और इसके अलावा ऑर्किड्स जो होते हैं वो,
इनको याद रखना मेरे भाई, टिश्यू कल्चर जो होता है इनका टिश्यू लेके उसको भी हम इसको उगा सकते हैं उससे भी, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा इरीगेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं सिंचाई। इस सिंचाई कैसे हमें इनको करनी चाहिए? देखो एमपी सबसे पहले तो आप जानते हो सेमी एरिड रीजन है, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क क्षेत्र होने की वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है, पानी को मेरे भाई बचाना है। पानी की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, इसलिए हम ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मेरे भाई, पेस्ट मैनेजमेंट, कीट प्रबंधन। यहाँ पे ये लगाया जाता है तो कीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना है जिससे हम इनको भगा सकें, जिसमें से हमें याद रखना IPM का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एकीकृत कीट प्रबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं। IPM भी याद रखोगे इंग्लिश का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इनका हम यूज करते हैं जिससे कि कीट यहाँ से भाग जाएं, उसको ख़राब ना करें। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग इसकी कैसे करती है। सीधी सी सिंपल बात है, जब आप बहुत बड़े स्तर से करते हो तब आपको मशीन्स चाहिए होती हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए, फ्रूट्स के लिए, और फिर उसके बाद जब काटने के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग में हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो आपने काटे बहुत बड़े स्तर पर जब खेती होती है तो सारे के सारे मार्केट में ही सेल आउट नहीं हो पाते हैं, इनको आपको बहुत लंबे समय तक के लिए रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अच्छी पैकेजिंग चाहिए जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, जो हमने यूनिट 4 में पढ़ा था सारी चीज़ें, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पे स्कीम्स कुछ हैं क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इंडिया का ये नेशनल लेवल पे चल रहा है, और MP का भी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम ये चल रही है। क्या करती है ये मेरे भाई? ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था करवाती है। पॉली हाउसेस के बारे में, पॉली हाउसेस का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा धूप होती है मेरे भाई, तो उससे बचाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करती है, उसके लिए आपको सब्सिडी देती है, आप उनको खरीद लीजिए, सरकार आपसे कम पैसा लेती है, ठीक है। ये चीज़ होगी। MP के यहाँ पे एग्जाम्पल्स इन MP, देखो मालवा रीजन है, यहाँ पे हम ऑरेंज भी उगा लेते हैं, छिंदवाड़ा है ना, और छिंदवाड़ा में टर्मरिक, हल्दी हम यहाँ पे उगा लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, यहाँ की एग्जांपल्स है। तो ये क्या है मेरे भाई, हॉर्टिकल्चर का पूरा हमने यहाँ पे एस्पेक्ट्स देखे। क्या कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी चलो आगे, अभी तो ठीक है। देखो बेनिफिट्स इसके क्या हैं, सबसे पहले बहुत सबसे सिंपल सी चीज़ है, हाई रिटर्न है, ठीक है। जैसे अगर आपने वेजिटेबल्स वगैरह को अगर उगाया है तो 1 से 2 लाख रुपए पर एकड़ आपको ये इतना रिटर्न यहाँ से देती है। ये किसानों की व्यवस्था है, किसानों की चीज़ें हम ये पढ़ रहे हैं। पांचवा हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हम स्मार्ट एग्रीकल्चर अभी इस समय पढ़ रहे हैं। केवल हमको वही सारी चीज़ें नहीं उगानी, और भी चीज़ों की जरूरत होती है, उनको उगाने हम पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है मेरे भाई? सीधी सिंपल बात है, देखो हाउस होल्ड से रूरल हाउस होल्ड रहते हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तो मेरे भाई नहीं खा सकते, हेल्थ को अपने को अच्छे बूस्ट नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैकेजेस ला करके, डब्बे ला करके तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का काम ये करते हैं, ठीक है। हम एक्सपोर्ट करते हैं जिससे देश को पैसा मिलता है, ठीक है। इंटीग्रेशन विद लाइव स्टॉक, याद रखना इनको, छोटे जो पशुपालन रहता है उसके साथ भी हम इसको उगा सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत यहाँ पे हमको नहीं आने वाली। चुनौतियाँ इसके लिए ऑब्वियसली होंगी। एक तो ये होता है कि इनकी जो कोल्ड चेन रहती है उनमें क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी महंगा कभी सस्ता, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ये उतार चढ़ाव आ जाता है, ठीक है। बाकी पेस्ट अटैक होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, और लिमिटेड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स है। मध्य प्रदेश में तो बहुत ही कम है। आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका जो है अपनाना बहुत ज़्यादा सीमित है। तो ये इनकी चुनौतियाँ हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमने 2 पढ़ लिए। देखो फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जिससे आपको परेशानी कुछ ना हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। परेशान मत होना। देखो पहले साफ़ करता हूँ इसको। अभी हमने पढ़ा लाइव स्टॉक, ठीक है। इसमें हमने देखा डेयरी, पिगरी, गोट और पोल्ट्री, डकरी और सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसके बाद कॉमा लगाई, ये इसके अंदर नहीं पढ़ रहे हैं। देखो लाइव स्टॉक के ये अंदर पढ़े थे हमने, लेकिन अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बाद हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये एक अलग से एक सब टॉपिक है, अब हम इसको पढ़ रहे हैं। ऐसे फिर हम एक्वाकल्चर और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। चलो तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम एक लाइन में आपको मैं अगर समझाऊं तो ये होता है मेरे भाई, क्रॉप यानी कि कोई फसल, और उसके साथ ही ट्रीज टूगेदर, ठीक है। यानी कि आप फसलें भी कर रहे हैं और आपने जो जैसे जो फील्ड होता है आपका, खेत होता है, उसके किनारे किनारे ये जो साइड्स होती हैं इनमें आपने पेड़ लगा दिए बड़े बड़े, ठीक है। तो आपके साथ में ये फसल तो हो रही है, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बाकी 1 साल 2 साल 3 साल में ये जो पेड़ है ये भी बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप उनको भी सेल कर सकते हो। ऐसे आप डबल खेती आप कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने यहाँ पे वीट यानी आपने गेहूँ उगाया है, और साइड में आपने या तो नीम के या फिर जो यूकेलिप्टस रहता है उसके आपने जो है पौधे लगा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या बोलते हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ,
दिक्कत आ सकती है। शब्द आ गया तो कृषि वानिकी, इसको बोलते हैं कृषि वानिकी। ठीक है मेरे भाई, इसका बेनिफिट क्या होता है इसका बेनिफिट क्या होता है मेरे भाई, एक्स्ट्रा इनकम इससे आपको मिलती है। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम का आपका ये सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा आपके ऐसे जो मतलब या तो जो पेड़ आपने लगाए या तो वो वुडन के काम में आएंगे या फिर वो फ्रूट्स वाले पेड़ होंगे तो वो आपको फ्रूट्स देंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा ये जो पेड़ है इनकी पत्तियां वगैरह गिरती गिरती रहती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सॉइल है वो भी आपकी फर्टाइल होती है। ठीक है मेरे भाई, और याद रखना एक यहाँ पे एक अलग ही क्लाइमेट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखना। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखो अब ये तो बेसिक आपको समझा दिया, इसके अलावा और आपको देखना है चीज़ें तो एली क्रॉपिंग, ये ट्रीज़ वगैरह इनके नाम दे रखे हैं, ये आप बना सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, पेड़ों की यहाँ प्रजातियाँ दे रखी है, मैनेजमेंट दे रखा है यहाँ पे कैसे करना है मेरे भाई, एक फसल का अंतर रखना है, मिट्टी का संरक्षण, ये सारी की सारी चीज़ें। ये इस तरह से सवाल आपसे नहीं पूछने वाला है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कोई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं क्या, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, और एमपी में एमपीज विंध्यन एंड मालवा रीजन में यहाँ पे चलती हैं ये, मतलब लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, पल एमपी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरे भाई, देखो टीक सोयाबीन सिस्टम इन बैतूल और नीम बीट इन इंदौर। ठीक है, यानी कि आपके बैतूल में जो टीक टीक बोलते हैं सागौन को, अच्छा ये लिखा है ना सागौन लिखा है, सागौन और सोयाबीन को एक साथ करना बैतूल में देखने को मिलता है, और नीम के पौधे लगा देना और बीच में वीट यानी गेहूं करना, ये आपको इंदौर में देखने को मिलता है। ये मैंने आपको यहाँ पे लाभ बता दिए। यहाँ पे इसकी चुनौतियाँ क्या है, ये पेड़ों की लंबी अवधि होती है, 5 से 10 साल में बड़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, उससे पहले ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें बेटा आप एक एक लाइन इनको पढ़ लेना, बहुत समझाने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, लाइन खींचता जा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, एक और नेक्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं एक्वा कल्चर। अब एक्वा कल्चर समझो क्या होता है एक्वा कल्चर क्या होता है ये समझो। ये जो लाइंस लिखी हैं इनको समझ लेना, पढ़ लेना, अगर इससे समझ में नहीं आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, देखो मेरे भाई, फिश फार्मिंग जिसमें रोहू एच है ना, रोहू, कटला और मृगल, ये इनकी वेराइटीज़ एक तरह से हैं। इनको आप ग्रो कराते हो। ठीक है, इनको ले आते हो, पानी में डाल देते हो, इनको इनका दाना वाना खिलाते हो और फिर ये हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा एमपी में अगर आपसे कोई हब पूछ ले कि एमपी में हब कहाँ है इस चीज़ का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फिश वगैरह एक्वाकल्चर होता है, तब आप यहाँ पे बोल देना मेरे भाई होशंगाबाद प्लस बालाघाट, है ना, ये 2 ज़िले हैं जो यहाँ पे हब हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ केवल, उसके बाद जो चीज़ें बाकी आपको पढ़नी है वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है है ना, इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है क्या, तब भी आप बोलोगे कि बिल्कुल। जो एक तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था तब आप बता दोगे कि ये फिश से संबंधित था। बाकी ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम ये एक चल रही है, इसको आप याद रखना। ठीक है, मुख्य पहलू यहाँ पे वही सारी की सारी, देखो ये लिखा है रोहू कटला मृगल, यही मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है फीडिंग क्या है मेरे भाई, 20 से 30% प्रोटीन कंटेंट, है ना, प्लांकटन को ये खाती हैं, ये आप याद रखना। इसके बाद वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पीएच उसका 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए, ये याद रखना। बाकी डिजॉल्व ऑक्सीजन भी अगर पूछे तो 5 से 7 मिलीग्राम पर लीटर ये होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग की बात करोगे 8 से 12 महीने, अब काटना थोड़े इनको, अरे कहने का मतलब है ये मैच्योर हो जाती हैं तब इनको आप क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना मेरे भाई। सरकारी समर्थन एमपी मत्स्य विकास योजना प्रोवाइड सब्सिडीज़, ये याद रख लेना। एग्जाम्पल इन एमपी कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो फिश फार्मिंग नर्मदा रिवर वैली है वहाँ पे, और भोपाल की जो अपर लेक है वहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बाकी बालाघाट और वो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, वहाँ पे तो होता ही होता है। ठीक है, होशंगाबाद और बालाघाट में तो देखने को मिलता ही है। इसके क्या तर लाभ है, हाई प्रोटीन सोर्स है हमारे लिए भाई, न्यूट्रिशन का, सीधी सिंपल बात है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। कुछ चैलेंजेस भी होंगे इनके सामने, बिल्कुल होंगे, रोग डिसीज आ जाती है जैसे कि वाइट स्पॉट सिंड्रोम, ये आ जाता है। ठीक है, अगर जल में कोई प्रदूषण फैल गया उससे भी ये मर जाती हैं बहुत बड़े स्तर पे, है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी शुरुआत में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, तालाब खोदना रहता है, उसके अंदर और चीज़ें लगानी रहती हैं, समझ में आ रहा है
ना वो सारी। अब आते हैं हम इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड समझो, फार्मिंग का असली मास्टर स्ट्रोक मेरे भाई यही होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये चीज़ें क्या होती हैं मेरे भाई। देखो इंटीग्रेटेड सिस्टम अब क्या होता है, हमने दो चीज़ें देखी मेरे भाई अभी तक। एक तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर, एक तो हमने एग्रीकल्चर को देखा, और एक हमने देखा कि ये लाइव स्टॉक, इनको देखा। लाइव स्टॉक कौन से थे, मैंने बताया आपको, डेयरी का प्रोडक्ट, मीट का, है ना, एग वगैरह, और ये वाली चीज़ें। ठीक है, और दूसरा हमने अभी, और तीसरा हमने पढ़ा अभी एक्वाकल्चर, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो। और एक हमने क्या देखा मेरे भाई, हॉर्टिकल्चर। जब हम इन सब में से एक एक कंपोनेंट ले लें, या तो एग्रीकल्चर प्लस ये ले लें, एग्रीकल्चर प्लस ये ले लें, या फिर इसके साथ ये एक्वाकल्चर है ये ले लें, यानी कहने का मतलब है इन दोनों में से या तीनों में से या दो या तीन के ऐसे पेयर बना करके जब हम करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका मतलब फार्मिंग का सबसे असली अगर कोई मास्टर स्ट्रोक है ना मेरे भाई तो यही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक चीज़ जो हम कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे मान लो, चलो छोड़ो, हम डेयरी प्लस फिश, हम दोनों कर रहे हैं। डेयरी में हम क्या, या तो हमारे पास गाय होगी, या हमारे पास गोट होगी, या हमारे पास काऊ होगी, पहली चीज़। और फिश में क्या है मेरे भाई, मछली, वही झींगा, कटला वगैरह, वो सारी उनकी ब्रीड होंगी, वो तालाब में होंगी। तो अब देखो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमको गाय से क्या मिल रहा है, दूध, और दूध के अलावा उससे जो वो जो उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है, उसका गोबर रहता है, उस गोबर को लेकर हम इस तालाब में डाल देते हैं। तो अब वो जो तालाब में जैसे ही गोबर जाएगा ना मेरे भाई, तो उससे आपको पता है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे वो वहाँ पे खाद की वजह से वहाँ पे आने लग जाएंगे। ठीक है, उन कीड़ों को कौन खाएगी, फिश खा लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिश के लिए आपको अलग से कोई खाना लेके नहीं आना है, और नेचुरली उसको कीड़े मिल रहे हैं जो उसकी नेचुरल डाइट है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है मेरे भाई कि हम एक चीज़ के साथ में दो दो चीज़ें हम कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक खेती। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं वो आप ध्यान रखो। सबसे पहले मेरे भाई डक कम फिश। देखो, या तो डक हो सकता है या पोल्ट्री। डक मतलब वही बतख, और पोल्ट्री मतलब मुर्गी, और प्लस कम फिश, ये चीज़ें। ठीक है, अब इसको देखो कैसे, ध्यान से सुनना। ये जो डक और पोल्ट्री में ये क्या करते हैं मेरे भाई, इनको साथ साथ में उगाना, इनको साथ साथ में रखना। ये जो डक है ना, इनकी जो बीट होती है ये फर्टिलाइज करती है, उर्वरक बनाती है। ठीक है मेरे भाई, पानी के अंदर, और जिससे क्या होता है, प्लांकटन आ जाता है, प्लांकटन को मछली खा लेती है। तो दोनों का काम हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अरे वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप डाल सकते हो, प्लांकटन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिट्स यहाँ पे, चैलेंजेस, बेनिफिट्स क्या है, डबल इनकम हो रही है आपकी। चैलेंजेस आपके क्या है, बॉर्डर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपको देखना रहता है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा और एक क्या पेयर बन सकता है, डेयरी कम फिश। ठीक है, डेयरी कम फिश में क्या होगा, ध्यान से समझ लो, गाय होगी, इसका गोबर होगा। ठीक है, ये हम तालाब में डालेंगे, इसको जो फिश होंगी वो खाएंगी, और इस फिश को आप लोग, हम लोग, या मार्केट में जाएंगे तो वो खा लेंगे इसको। ठीक है, तो इस गाय से दो चीज़ें निकल रही हैं, एक तो दूध निकल रहा है मेरे भाई, ये भी हम पी जा रहे हैं, या फिर इसको सेल कर दे रहे हैं, और इसका जो गोबर है उसको भी हमने काम पे लगा दिया कि जा मेरे भाई फिश का खाना बन जा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, बेनिफिट, चैलेंजेस, लाभ, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी। इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पिगरी कम फिश। पिगरी कम फिश, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कैसे क्या होता है मेरे भाई, जो सुअर है ना, पिग, इनको आपने रख लिया अपने पास। ठीक है, अब इनका जो अपशिष्ट होगा, इनका जो वेस्ट होगा, इसको हम फिश के पॉन्ड में डाल देंगे। ठीक है, इससे अगेन फिर प्लांकटन होगा, वो ग्रोथ होगा, और प्लांकटन मछली का खाना है, उसको ये खा लेंगे। ठीक है, अगेन वही एग्जांपल्स मध्य प्रदेश में वो डाल देना। ठीक है, बेनिफिट, चैलेंजेस, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके बाद अब आते हैं, हमारा सिक्स्थ है जिसमें एंटरप्राइजेस एज लाइवलीहुड कंपोनेंट्स। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो स्मॉल, ये हो गया मीडियम, ये हो गया लार्ज, और ये हम क्या एंटरप्राइजेस देख रहे हैं। स्मॉल में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 5 बकरी होंगी हमारे पास, 20 मुर्गी होंगी, प्लस 1 गाय। समझ में आया। ठीक है, मीडियम में जैसे ही हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमारी बकरी हैं वो 50 हो जाएंगी, मुर्गी हमारी 500 हो जाएंगी। ठीक है, और लार्ज में जैसे ही हम जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे डेयरी फार्म आ जाएगा, डेयरी बना लेंगे आप, या फिर आपके पास पोल्ट्री फार्म होगा, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड यूनिट्स होंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी, इस तरह से। ठीक है, इसको हम देखते हैं। एंटरप्राइजेस क्या होता है देख लो, लाइव स्टॉक, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी,
एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी, और एक्वाकल्चर यानी कि जल कृषि को छोटे, मध्यम और बड़े बड़े उद्योगों में स्केल किया जाता है, एंटरप्राइजेस बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है, क्रिएटिंग रोबस्ट वैल्यू चेन, है ना, मजबूत एक मूल्य श्रृंखला बनाती है। इसके अलावा एक सेकेंडरी एंटरप्राइजेस फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए एक सबसे बढ़िया शानदार स्थायी आजीविका का साधन हमारा बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप याद रखना। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल एंटरप्राइजेस पे। इसका देख लो मेरे भाई, क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले तो ये लोकल मार्केट्स में सेल करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि 5 से 10 काऊ होंगी इसमें। ठीक है, जो डेयरी का काम करेंगे यानी दूध वगैरह निकालेंगी, और 20 से 25 आपके पास चिकन यानी मुर्गी होंगी। देखो यहाँ पे लिखा है 20, तो 20 से ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ रहा है ना। 20 से 50 भी हो सकते हैं। इसके अलावा 10 से 20 आपके पास गोट हो सकती हैं। ठीक है, वैल्यू चेन क्या है, प्रोडक्शन करेंगे, लोकल वेंडर्स पे जाएंगे, वहाँ से कंज्यूमर यानी हम यहाँ से खरीद लेंगे। सेकेंडरी एंटरप्राइजेस जैसे कि मैनुअल सेल खुद से कर सकते हो आप, वहाँ पे ना जाके एग की पैकेजिंग करके आप बेच सकते हो। होममेड घी और चीज़ बना के आप इनको बेच सकते हो, यानी डायरेक्ट आप दूध ना बेच के नहीं जाएँ डेयरी में, आप सीधा उसका घी और चीज़ बनाएं, फिर आप उसको सेल करें अपनी दुकान से ही। ठीक है, एमपी में एग्जांपल यहाँ पे देख लो, स्मॉल डेयरी यूनिट्स उज्जैन में जो लगी हुई हैं, वो भाई साहब कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ रहती हैं उनके माध्यम से 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक ये इतना जो कमाते हैं। ये ईयर क्यों लिख दिया है यहाँ पे, ये महीने का इतना लगाओ कमा लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सपोर्ट एनआरएलएम और एमपी रूरल डेवलपमेंट स्कीम से ये इनको फाइनेंस करती हैं ये चीज़ें। मीडियम एंटरप्राइजेस में देख लो मेरे भाई, कोऑपरेटिव और ग्रुप बेस्ड मॉडल्स हैं। एक आदमी के बस का काम नहीं है, इसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। 50 से 100 आपने पिग ले लिए, 1,000 से 5,000 आपने पोल्ट्री मतलब आपने मुर्गी वगैरह ले ली, है ना, बर्ड्स ले ली, और 1 से 2 आपने फिश के पॉन्ड बना लिए। ठीक है, उसको मिला करके आप कर रहे हो। सीधी सिंपल बात है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर उसको प्रोसेसिंग करोगे। ठीक है, जैसे आपने मिल्क लिया तो मिल्क को आपने, क्योंकि आपके पास ज़्यादा है, देखिए ना आप यहाँ पे, आपके पास मिल्क यहाँ पे ज़्यादा आएगा, तो उस दूध को आप सीधा लेकर के थोड़ी कहीं रख जाओगे, उसको आप चिलिंग प्लांट आप होगा वहाँ पे लेकर के जाओगे, फिर वहाँ से रिटेलर्स होते हैं वो वहाँ से खरीदते हैं। ठीक है मेरे भाई, सेकेंडरी एंटरप्राइज है ये भी। बायोगैस, सेकेंडरी एंटरप्राइज क्या होता है, यहाँ से बायोगैस बनता है। अब इनका बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, उससे बायोगैस बनता है, ये आप याद रखना। और ये फीड मिल्क वगैरह, फीड मिल्स वगैरह रहती है, वहाँ पे भी इसको यूनिट्स में इनको भेजा जाता है। ठीक है, एग्जांपल एमपी में सिंपल है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काम की नहीं है ये। बाकी मध्य प्रदेश सरकार इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से लोन वगैरह देती है, और पीएमएफएमई जो स्कीम है उसके तहत भी यहाँ से बैंक ऋण देते हैं। इसके बाद अब आते हैं लार्ज एंटरप्राइज पे। लार्ज में क्या है मेरे भाई, ये हम कमर्शियल फार्मिंग बहुत बड़े स्तर पे करते हैं। इसका फोकस होता है एक्सपोर्ट करना, देश से बाहर भेजना। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेयरी, फिश, हॉर्टिकल्चर फार्म, जो मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड क्या होता है, डेयरी भी चल रही है, फिश भी चल रही है, हॉर्टिकल्चर भी चल रहा है, इन सबको मिला के, और एक्वाकल्चर भी यहाँ पे चल रहा है, इन सबको करते हैं एक साथ में। ठीक है, इनकी वैल्यू चेन कैसे होती है, देखो प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं, एक सप्लाई चेन है बड़ी, जैसे कि यहाँ से कोल्ड स्टोरेज किसी का होगा, लॉजिस्टिक किसी और का होगा, वहाँ से जाकर के तब जाके ग्लोबल मार्केट में आप जाकर के इसको लेकर के जाते हो, बहुत बड़े स्तर पर होता है। सेकेंडरी इंटरप्राइजेस का क्या होता है, एक तो इको टूरिज्म, ऐसी जगह रहती हैं कि फार्म विजिटिंग लोग करने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं मेरे भाई, जैसे कि कैंड फिश, फ्रोजन चिकन, फ्रूट जैम, ये वगैरह, है ना। ये सेकेंड इंटरप्राइज का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हो वो तो है ही, उस काम के अलावा दूसरी चीज़ें उनसे और क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, उन चीज़ों की बात चल रही है। एमपी में यहाँ पे याद रखना मेरे भाई, भोपाल में यहाँ पे एक बड़ा लार्ज फिश फार्म है, यहाँ पे भोपाल एक्सपोर्ट करता है पेंगेसिस फिलेट्स, है ना, और 50 लाख से 1 करोड़ साल तक का ये लोग कमाते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मध्य प्रदेश एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसीज, मध्य प्रदेश की कृषि निर्यात नीतियाँ, ये इनका काम करती हैं। ठीक है, इनको संभालती हैं ये सारी चीज़ें भाई। ओवरऑल बेनिफिट्स फॉर लाइवलीहुड, अब तो सब समझ में आ गया ना आपको। इनकम को डाइवर्सिफाई कर देता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल में यूथ के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, और इसके अलावा जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लाइक जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको ऐसे ही फेंकने की जगह रिसाइकल कर रहे हो आप, दूसरी चीज़ों में यूज़ कर रहे हो, इससे एनवायरनमेंट की हेल्थ भी अच्छी हो रही है। चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लिमिटेड एक्सेस है मेरे भाई, मतलब इसके लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा यहाँ पे लोगों के पास होता नहीं है, तो कर नहीं पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको सब करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, जो कि हो नहीं पाती है रूरल गाँव में मध्य प्रदेश में। मार्केट लिंकेज आपने कर लिया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो इसको मार्केट से लिंक करके वहाँ पर सेल आउट कैसे करें, तो स्मॉल फार्मर्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की बात करेंगे तो कहीं पर सूखा वूखा पड़ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलो अब ये तो आपने कर लिया। अब आप कहोगे कि सर हमने कहीं पे ये डेटा पढ़ा है, वो डेटा पढ़ा है, तो उससे आप लोग परेशान ना हो, इसलिए यहाँ पे नोट्स का सोर्स लिखा है कि मैंने कहाँ से इनको लिया है डेटा को। ठीक है मेरे भाई,
BAHS 2024 PIV का डेटा है मेरे भाई ये, ठीक है। एक FAO का डेटा लिया है यहाँ से, ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। कई जगह पे आपको अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है तो वहाँ पे याद रखना, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिखा है वहाँ से आपसे डायरेक्ट आपसे उसकी रैंक नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कई जगह पर रैंक्स अनअवेलेबल हैं तो इसलिए वहाँ पे ऐसे लिख दिया है 12 और उसके आगे ऐसे लगा। इसका मतलब अप्रॉक्स है, वो बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर चांसेस होंगे कि आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि रैंक कहाँ है, ठीक है। ये मेरे भाई आप याद रखना। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक 2 था, ये कंप्लीट हो गया है। मैं अगेन फिर से आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं पहले बेसिक बताता हूँ टॉपिक का, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती हैं जो हमने एग्जाम्स में देख रखी हैं पहले, फिर मैं उनको नोट्स में ऐड करता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नोट्स हमारे शॉर्ट है बहुत, ठीक है। ये हमने इसको नोट्स को अब हमने आपको बड़ा बना दिया है, बड़ा पाव बना दिया है, ठीक है। तो अब इससे आप क्या कर सकते हो कि या तो आप जो चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी जब आप पे टाइम मिले तो उसको भी पढ़ लीजिए, या फिर आप पूरा ज्ञान प्राप्त करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी टेंशन अभी लेना मत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब MCQ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, क्योंकि MCQs में हम उन्हीं चीज़ों को डालेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आप याद रखना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम हमारा थर्ड टॉपिक, इसमें इस वाले यूनिट में केवल 4 ही टॉपिक हैं, 2 हम कर चुके हैं, अब टॉपिक 3 और टॉपिक 4 केवल ये रिमेनिंग है, ठीक। इसकी MCQ प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले हम यूनिट 6 हम शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिट 6 का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यूनिट 5 और यूनिट 6 के MCQs को एक साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यूनिट 7, 8, 9, 10 सारे के सारे यूनिट कंप्लीट करेंगे पहले सिलेबस, उसके बाद फिर MCQ प्रैक्टिस को शुरू करेंगे उसमें, ठीक है। चलो, जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है मेरे भाई।